हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, हम सभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको इजी वे से इन नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। और सेकेंडली हम क्या है बहुत अच्छे वे से उनको एक्सप्लेन करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ताकि वो ओवरऑल कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो हमने फ़िज़िक्स के भी क्वेश्चंस किए, केमिस्ट्री के भी और बायो के भी साथ साथ कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो हमारा, अगर आप भी नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो एजुकेशन हब एमबी इंस्टीट्यूट मानसा को ज्वाइन कीजिए। आर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9463079680। बहुत जेन्युइन सी फ़ीस है। 45 डेज़ का कोर्स है। 15 मार्च से आपकी प्रॉपर वे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आप प्रॉपर वे से एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाओगी। हाँ जी, तो आज हम इस वीडियो में फ़िज़िक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ के क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, उसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो आवर क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। हाँ जी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज infrared photons have more energy than photons of visible light. Second, infrared rays are invisible but can be cast shadow like visible light. Photographic plates are sensitive to the ultraviolet rays. Photographic plates are sensitive to infrared rays. बहुत ईजी है बेटा। जैसे अब लास्ट वाले तीनों ऑप्शंस देखो, बी, सी एंड डी, ऑल आर करेक्ट। इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब जो फर्स्ट वाला है वो इनकरेक्ट है। कैसे, अगर हम उसको एक्सप्लेन करें, अगेन टू इजी है इसका जो एक्सप्लेनेशन है। जो इंफ्रारेड रेज फोटोन्स होते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ टू लेस एज कंपेयर टू विजिबल। अगर आपको इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज पता है ना, इंफ्रारेड रेज और विजिबल रेज की, अगर आपको पता हो कि फ्रिक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेंज क्या है, 0.003 इंटू 10⁻⁴ तो से लेके 4 × 10⁻⁴ हर्ट्स तक होती है इंफ्रारेड की। और जो अपने पास विजिबल है उसकी स्टार्ट ही 4 × 10⁻⁴ से होती है। 4 × 10⁻⁴ से लेके 7.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, इंफ्रारेड रेज की अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, दैट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट इन फ्रिक्वेंसी। अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो इसकी एनर्जी भी कम होगी। दैट मीन्स जो इंफ्रारेड रेज फोटोन्स हैं उनकी एनर्जी विजिबल रेज के फोटोन से कम होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनमें इन्होंने क्या बोला है कि वो ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इनकरेक्ट। Next question. In which sequence the radioactive radiations are emitted in the following nuclear reaction? हाँ जी, आपको ना रिएक्शंस दी हुई हैं, एक सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले ना आपको जैसे जर्नल से इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे आपको ये इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, इनमें कुछ टर्म्स यूज़ होंगी। जैसे अगर हम देखें कि जिसमें अल्फ़ा मिशन होती है, ठीक है, जो मास है अगर 4 से रिड्यूस करता है, जब भी अल्फ़ा मिशन होती है तो उसमें अपने पास जो मास है उसका 4 कम हो जाता है और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो जाता है। जो बीटा मिशन होती है उसमें क्या होता है, जो 1 यूनिट हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। गामा में ना ही तो कोई एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, ना ही कोई मास नंबर में चेंज आता है। अगर आपको ये बातें पता चल गई तो आप इजीली सीक्वेंस बना सकते हो। कैसे, अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या है, सबसे पहले x(z)a चेंजेस टू y(z1a)। नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होता है, मास नंबर। अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में देखो तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है उसमें चेंज आ रहा है,
मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक इंक्रीज हो रहा है। सो अभी मैंने डेफिनेशंस बताई, दैट मीन्स दिस इज अ बीटा मिशन। नाउ सेकंड रिएक्शन, जो इन्होंने सेकंड रिएक्शन दी है उसमें क्या हो गया, देखो अभी सेकंड रिएक्शन में क्या हुआ, जो YA Z+1 था वो किस में चेंज हो गया, KA-4 Z-1। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास Z+1 था, Z-2 तक, Z-1 तक चला गया, तो इसमें कितने का चेंज आया, 2 का। और ऊपर A था तो किस में चला गया, कितने कम हो गए, 4। दैट मीन्स इसमें क्या हो रही है, अल्फा मिशन। मैंने आपको अभी बताया डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। सॉरी। हाँ जी, तो थर्ड पार्ट में इसमें क्या हो गया कि Z-1 A-4 चेंजेस टू, किस में चेंज हो गया, कि A-4 Z-1। दैट मीन्स इसमें ना ही तो मास में चेंज आया ना ही उसमें चेंज आया एटॉमिक नंबर में। दैट मीन्स क्या है, दिस इज़ अ गामा मिशन। तो अगर आप सीक्वेंस लगाओ, सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, बीटा, फिर अल्फा, फिर गामा। दिस इज योर सीक्वेंस, बीटा अल्फा गामा। आई थिंक सी ऑप्शन इज देयर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रेड लाइट एंड द वायलेट लाइट rays are of focal length FR and FB, then which of the following is true। अगर हमारे पास कहते फोकल लेंथ गिवन है FR रेड के लिए, FB वायलेट के लिए है, तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस अपने पास सही होगा। देखो अगर हम हमारे पास फोकल लेंथ है इनकी, तो अगर हमारे ऑप्टिकल डेंसिटी निकालनी है सपोज करो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ = C/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन और भी आता है इसका, μ = λ/λ'। ठीक है, तो आपके पास क्या गिवन है, इसमें फ्रिक्वेंसीज आर गिवन। इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ FR एंड Fµ। ठीक है, अगर इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास ज़्यादा होगी, जैसे रेड वॉयलेट है, वॉयलेट की हमें रेड की अगर वेवलेंथ पता है, सपोज करो वो 650 है, तो उसकी जो वॉयलेट की है वो 400 है, तो उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा म्यू आर, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड क्या होगा, कम होगा वायलेट से। ठीक है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण उसका क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बी लेस। सो इट्स आंसर इज डी। ठीक है, रिलेशन बना लिया हमने इसमें एक, जिससे हमें उनका, अगर फ्रिक्वेंसीज तो सिंपल ही है, FR एंड FV ही दी हुई थी, अगर उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करते तो आपके पास इजीली आपको पता चल जाता कि इन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, हमें वेवलेंथ पता है कि किसकी ज़्यादा होती है, हमें पता है कि जो रेड कलर है वो स्कैटर नहीं करता, रीज़न बीइंग उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसीलिए अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। The large scale destruction that would cause due to the use of nuclear weapons is known as। जब कोई भी लार्ज स्केल पे न्यूक्लियर वेपन्स के कारण जो डिस्ट्रक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं। हाँ जी, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्टिव फैक्टर, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, नन ऑफ दिस। हाँ जी, अगर इनको आपने कभी इनके वर्ड्स का मीनिंग पढ़ा हो, आपको पता हो, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब ही क्या होता है ग्रीक में, बर्निंग ऑफ होल, मतलब बहुत ज़्यादा बर्न हो जाना, होल मतलब WHOLE, दैट इज़ बहुत ज़्यादा, सारे का सारा, यू कैन से। सो इट्स आंसर इज न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, दैट इज़ B। नेक्स्ट क्वेश्चन। If in Ramsden eyepiece the field lens have focal length f1 f2 respectively, the separation by the distance d, then। हाँ जी, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो तो इसमें क्या होता है, इनको क्या है, पॉजिटिव आई पीस बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो आई पीस यूज़ होते हैं उनको पॉजिटिव आई पीस होते हैं। इसमें क्या है, दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज़ किए जाते हैं जिनकी फोकल लेंथ सेम होती है। ठीक है,
तो दैट मीन्स क्या है, फोकल लेंथ दोनों की सेम होगी, दैट मीन्स F1 इज इक्वल्स टू F2 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके दो ऑप्शंस बन गए B एंड D। उसके बाद इनकी स्पेशल कंडीशन ये भी है, जब उनकी फोकल लेंथ सेम होती है, अब ये क्या है, प्लेनो कन्वेक्स है, तो एक दूसरे की तरफ ये क्या होंगे, कर्व्ड होंगे, एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस विच इज़ लेस देन इट्स फोकल डिस्टेंस। ठीक है, तो जो इन दोनों लेंसेज के विचकार जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ 2f/3। ठीक है, 2f/3 का मतलब क्या हो गया, इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, बी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 2/3 F1। सो दिस इज योर आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट इज टू इजी क्वेश्चन। हाइजन वेव थ्योरी ऑफ द लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। अगर आपको पता हो जो लॉज दिए थे इसने वेव नेचर, वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वेव थ्योरी है, इसने क्या है, लाइट की वेव नेचर के बारे में बताया था। अगर वेव नेचर के बारे में बताया था तो आपने पढ़ा भी हुआ है कि इसने जो वेव नेचर को जो फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं दैट इज़ पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो इसने क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बताया। सो इसने क्या है, जो तीनों जो इफेक्ट थे वो तो बता दिए थे, अकेला जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, हाँ जी। सो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू, बारिश की बूंदें जो स्फेरिकल होती हैं वो क्यों होती हैं, अगेन टू इजी क्वेश्चन। जब भी कोई भी ड्रॉपलेट फॉर्म होती है दैट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो सरफेस है उनके लेयर्स जो आपस में उनमें एक स्ट्रेस सा क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, दैट इज़ वाई दैट फोर्स इज सरफेस टेंशन विच मेक्स अ रेन ड्रॉप। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन इन पुलिंग अप अ ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 2 kN for a length of 10 meter on a smooth plane inclined at an angle of 15 degree with the horizontal। हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने। कहते कि एक मतलब हमने क्या करना है, वर्क डन इन पुलिंग अप अ ब्लॉक ऑफ वुड, एक कोई वुड का ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, तो उसका जो वेट है वो क्या है, आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वेट होता है वो 2 फैक्टर्स में रिजॉल्व हो जाता है, mg साइन थीटा एंड mg कॉस थीटा। ठीक है, पुल कर रहे हैं मतलब ऊपर को जा रही है चीज़, तो उसका जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 50 डिग्री। तो हमने कैलकुलेट करना है वर्क। हाँ जी, तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि वो कौन से सरफेस पे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है हमारे पास, साइन थीटा। ठीक है, तो जो हमारे पास इसका वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू W साइन थीटा, यही होती है। तो W क्या है हमारे पास, mg साइन थीटा। ठीक है, mg की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी वेट की वैल्यू हमें दे रखी है, सॉरी सॉरी फॉर दिस अगेन। हाँ जी, तो इन्होंने हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, हाँ जी, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास जो mg की वैल्यू है दैट इज़ 2, पुट द वैल्यू देयर। तो हमारे पास क्या बन गया, f इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ 15। इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.517 न्यूटन, के न्यूटन। ठीक है, उसके बाद हमने वर्क निकालना है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 10 एंड यू कैन कैलकुलेट इट। नेक्स्ट, द थर्मियंस आर
थर्मियॉन्स क्या होता है कि जैसे थर्मियॉन्स में मतलब बेसिकली हमारे पास पता है कि जो मेटल्स होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसी भी मेटल सरफेस से मतलब अपने पेरेंट जो मेटल एटम है उससे डिटैच हो जाते हैं और रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो रैंडमली मूव करते हैं उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या कंडक्शन, क्योंकि उनके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है, ठीक है। जब ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन से डिटैच हो गए मेटल से तो वो पीछे एक पॉजिटिव आयन, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जिसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट मीन्स वो जो उनका पॉजिटिव आयन है उसको पीछे छोड़ देते हैं। तो जो नॉर्मल कंडीशंस में जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल को लीव कर देते हैं, लीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्मल स्टेट में वैसे क्या होता है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो डिटैच क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पड़ा है वहाँ पे उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसको डिटैच होने के लिए एडिशनल एनर्जी चाहिए। तो इस एमिशन को क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन, मतलब उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो इन थर्मियॉन्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सो योर आंसर इज इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ EMF 2 volt is 0.1 ohm is connected to the resistance of 3.9 ohm, the voltage across the cell। हाँ जी बेटा, जो इन्होंने बोला है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ EMF, आपको EMF गिवन है 2 वोल्ट, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओहम है और वो कनेक्टेड है 3.9 ओहम रेजिस्टेंस के साथ। आपने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे? हाँ जी, वोल्टेज बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब वर्क अपॉन टाइम, टाइम के विद रिस्पेक्टिव हम कितना वर्क करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, ओवरऑल सर्किट के अकॉर्डिंगली एक्सटर्नल वर्क ऑफ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है। तभी अभी इनके फॉर्मूले कैसे आएंगे, वर्क, वर्क क्या होता है हमारे पास, EIT, V इज इक्वल्स टू W/T, तो V क्या है, EI। नेक्स्ट में अब क्या आएगा, क्योंकि बाहर क्या पड़ा है हमारे पास, वोल्टेज अप्लाई हुई हुई है, और नेक्स्ट I²RT, ठीक है। ये इंटरनल का आ गया अपने पास, आपने फॉर्मूला किए हुए हैं वैसे। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करके इसमें क्या होगा, T से T कैंसिल हो गया, ठीक है, और I से I कैंसिल हो गया। तो इसका जो रिज़ल्ट रह गया यहाँ तक हमारे पास जो रिज़ल्ट है दैट इज़ V इज इक्वल्स टू E-IR। तो क्या आ गया, V इज इक्वल्स टू E- I की वैल्यू क्या आएगी, I क्या होता है, करंट, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V/R। R क्या होगी हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस दोनों वाली, और इनटू R। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, जो हमारे पास E की वैल्यू है दैट इज़ 2 माइनस 2/3.9 प्लस 0.1 इंटू 0.1, इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा आई थिंक दैट इज़ B। ठीक है बेटा, ध्यान से करने हैं क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से समझना है, कुछ भी समझ नहीं आता तो कभी भी पूछ लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ जी, दैट्स इट फॉर टुडे। जो भी बच्चे जो जिस इन क्वेश्चंस में जो भी डाउट्स हैं आप कभी भी मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जल्दी से जल्दी हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, प्रॉपर 15 मार्च से प्रॉपर वे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत एफिशिएंट वे से करेंगे ताकि आप इजीली नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो हमसे कांटेक्ट करने के लिए या नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए 9463079680। हाँ जी बेटा, थैंक यू सो मच।